वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडी चैप्टर है हम लोग का मार्केट। और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं फुल रिविजन्स। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन है या नहीं भी है वो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने। आपका मार्केट से रिलेटेड जितने भी अगर कंफ्यूजन है वो सब आपको आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुल रिविजन्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं आखिर ये मार्केट होता क्या है। मार्केट अगर हम आपको बताएं तो मार्केट किसको कह सकते हैं, जहां पे बायर और सेलर अगर एग्जिस्ट करता है सेम प्लेस के हिसाब से तो हम उसको मार्केट कह सकते हैं। सिंपल सी भाषा हुआ, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज होगा, ठीक है ना, जहां पे बायर और सेलर मौजूद होगा, तो ये तो हुआ मार्केट सिंपल से वर्ड में। लेकिन इसको अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो बना हुआ है वो बना हुआ है जिसका लैटिन वर्ड है मर्केटस, मतलब होता है ट्रेड, जहां पे व्यापार की बातें होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ थिंकर्स के द्वारा क्या बताया जा रहा है, जो मार्केटिंग के बारे में, जो ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स वांट्स थ्रू द एक्सचेंज। ठीक है ना, जो एक्सचेंज के द्वारा, एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा अगर इसको पूरा किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग होने के लिए ये एक ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन बॉडी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, इंसान के द्वारा ये चलाया गया एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ रहा है। मार्केटिंग को समझने के लिए यहाँ पे कुछ और भी बातें समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या विशेषता हो सकता है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं आपको समझना पड़ेगा। देखो, पहली बात बोला गया है जो नीड्स एंड वांट्स। मार्केट तभी चल सकता है जहां पे नीड होगा। नीड मतलब क्या, आवश्यकता। वांट्स, नीड्स या वांट्स चाहत भी बोल सकते हैं। तो जहां पे किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का अगर नीड्स होगा तभी तो मार्केट बन सकता है ना। तो हम इसको कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, ठीक है ना, उसके नीड को समझना पड़ेगा। कस्टमर क्या चाहता है उसको समझना पड़ता है। सो अ नीड इज ए स्टेट ऑफ डेप्रेवेशंस, ठीक है, डेप्रेवेशंस और फीलिंग बीइंग्स डिपेंड समथिंग, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो बोला गया नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड डू नॉट प्रेटेंड टू पार्टिकुलर प्रोडक्ट। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं होता है, तो इसके लिए बोला गया पहले खोजो, ठीक है ना, उसके बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, तो जब वो अगर हम लोग समझ सकते हैं, जान लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना, अगर कहा जाए बच्चों तो क्या होता है, उसके नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग एक मार्केट को तैयार कर सकते हैं। तो पहली बात हमेशा ध्यान रखना, पहला फीचर्स बोला गया मार्केट के लिए नीड्स एंड वांट्स। दूसरी बात, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मतलब ये मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या सर्विसेज having given features like size, quality, taste, etc. purpose of the selling। हम लोग यहाँ पर के हैं तो क्या क्रिएट करके मार्केट में बेच सकते हैं। अगर मार्केट में अगर मान लीजिए क्वालिटी आपका प्रोडक्ट का सही है, टेस्ट सही है, ठीक है ना, पर्पस क्या है उसको बेचने का, तभी तो मार्केट बन सकता है। तो सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, मतलब मार्केट तभी बन सकता है जब आपके क्वालिटी, शेप, साइज, टेस्ट कोई प्रोडक्ट में कैसा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे पॉइंट्स, कस्टमर वैल्यू। आपको मार्केट में कस्टमर का वैल्यू देना पड़ेगा, तभी आपका मार्केट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। तो मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में एक तरीके से एक्सचेंज होता है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी के द्वारा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब मनी देंगे उसके एवरेज में ही हम लोग को सर्विस या प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केटिंग के बारे में अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बोला गया कस्टमर को वैल्यू देना पड़ेगा, चाहे वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, उसके एक्सचेंज को, उसके सर्विसेज को, प्रोडक्ट को देखते हुए आपको ध्यान रखना पड़ता है। चौथी बात बच्चा यहाँ पे बोला कि एक्सचेंज मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, क्या उधारी है, क्या नगद है, ये सब बात को ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, एक्सचेंज के द्वारा हम लोग जो है ना मार्केटिंग का मैकेनिज्म चलता है। एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज and parties come together to obtain the desired product or services from the someone। मतलब जब तक दो पार्टी अगर नहीं होगा तब तक जो है कोई भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है। जैसे एक बेचने वाला तो एक खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। इसी वजह से ये जो मैकेनिज्म है हमेशा दो पार्टी के बीच में कम से कम होता ही है। ठीक है, कंडीशंस बोला गया यहाँ पे सेटिस्फाइड करने के लिए, वो क्या है, तो बोला गया एटलीस्ट टू पार्टीज का होना बहुत जरूरी है मार्केट में।
ठीक है। दूसरी बात, ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर, अब किसी को हम ऑफर दे रहे हैं, ऑफर के मतलब कुछ बेच रहे हैं तो ऑफर ही देना हुआ ना, तो उसके कुछ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना, तो कितना आपने उसको बेचना चाह रहे हो, तो वो भी एक तरीके से होगा। कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग करने के लिए सबसे मेन चीज होता है कम्युनिकेशंस, ठीक है ना, अगर कम्युनिकेशन अगर आपका सही है तो मार्केटिंग मार्केट आपका चलेगा, ठीक है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर आप बेच रहे हो तो उसके लिए सबसे मेन क्या होता है बच्चा, कम्युनिकेशंस। पहले बात करने के लिए तो आना चाहिए, उसको बेचने के लिए तो आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट को ऐसे बेचते हैं जिसे लगता है उसको जो है ना बहुत ज्यादा वो पढ़े लिखे है ना, मतलब ये हुआ उसको एक प्रोडक्ट बेचने का एक तरीके से अगर कहा जाए एक्सपीरियंस हो चुका हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाए उसको एक्सपीरियंस रहता है। फ्रीडम टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑफर, आप मान लीजिए मार्केट में अगर हो तो कोई भी चीज को बेचना, या मान लीजिए अगर नहीं बिका उसको, अगर प्रोडक्ट को अगर कोई कस्टमर अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो आपको जो है ना पूरे तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पार्टीज विलिंगनेस टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस, तो पार्टीज कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको जो है ना ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ही हम पार्टीज को मार्केट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या क्या हो सकता है मार्केटेड के लिए, तो पहले ही बोला गया फिजिकल प्रोडक्ट आप मार्केट में लाओ, ठीक है। आप कोई सामान को बेचना चाह रहे हैं, अगर मार्कर की अगर बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिजिकल प्रोडक्ट तो होना चाहिए मार्केट के लिए, तो फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। सर्विसेज आप दे सकते हो, अपना आइडिया भी दे सकते हो, किसी को सलाह मशवरा जो होता है ना एडवाइस देना, ये भी तो एक तरीके से क्या होगा, मार्केट होगा। पर्सन्स हो सकते हैं, पर्सन्स मतलब ये नहीं हम लोगों को बेचते हैं, जैसे लेबर के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है ना, कॉन्ट्रैक्टर हुआ, लेबर को हम लोग कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के हिसाब से, तो वैसे पर्सन्स की बातें कर रहे हैं। प्लेस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, इवेंट्स हो गया, इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये सब बातें बच्चों ध्यान रखना, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या क्या चीज का बाजार किया जा सकता है, क्या क्या चीज बाजार मार्केटेड करने के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे 10 बातें लिखा हुआ है, 10 बात को हम लोग 10 पॉइंट्स को हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आइडिया हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एक्सपीरियंस हो, प्रॉपर्टीज हो, इवेंट्स हो, इंफॉर्मेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये 10 जो पॉइंट्स है इसका मार्केटिंग किया जा सकता है, ठीक है। अगली बात समझो बच्चा, मार्केटर कौन होता है, तो मार्केटर जो मार्केट को चलाने वाला हो, जैसे बोल सकते हैं the marketers refers to any person who take more efforts and identify the needs of the consumers। मार्केटर वैसा होता है जो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन बोला गया who takes more effort डालेगा, identify the needs, कस्टमर को क्या चाहिए, offer product services, persuade them to buy the product in the process of exchange। sellers as marketers, जो बेचने वाला होता है वही क्या होता है, मार्केटर होता है। मार्केट तो समझ में आ गया जहां पे बायर और सेलर की बातें चलेगा, लेकिन मार्केटर क्या है, सेलर को बोलेंगे। और मार्केट किसको बोलते हैं, जहां पे बायर और सेलर दोनों एग्जिस्ट करता है उसको आप बोलते हो मार्केट, लेकिन मार्केटर किसको कहेंगे बच्चा, जहां पे सेलर्स की बात किया जाएगा, ठीक है। तो सेलर्स एज मार्केटर आर द प्रोवाइडर्स ऑफ सैटिस्फैक्शंस, दे मेक्स अवेलेबल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ऑफर देम कस्टमर्स विद इंटेंशन ऑफ सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। दे कैन बी डिवाइडेड होता है इसको, अगर हम लोग मार्केटर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखना है जो मार्केटर के लिए क्या होना चाहिए। पहली बात देखो, गुड्स मार्केटर कौन है, सच है हिंदुस्तान लीवर, मान लो एग्जांपल्स की बातें कर रहे हैं। उसका सर्विस मार्केटर्स में सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, तो इंडियन एयरलाइंस का बातें कर सकते हैं। अदर्स मार्केटिंग एक्सपीरियंस की अगर देखें सच एज वॉल्ट डिज्नी हो गया, प्लेसेस लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये सब क्या है, ये सब मार्केटर है जहां पे सेलर ही सेलर मौजूद होते हैं, मतलब जो बेचने वाला है वही सेलर है, मतलब मार्केटर है, ठीक है। ये बात है आपको समझ में आ गया बच्चा। अब बोला कि मार्केटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज कैरी बाय वन बाय द मार्केटर्स टू फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स क्या होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, वो हो सकता है सिंगल टाइप के कंपनी का वो यूज कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंपनी का वो यूज नहीं करेगा, लेकिन जो कंज्यूमर्स होता है कुछ खास कंपनियों का वो यूज करेगा, उसी को कंज्यूमर्स कह सकते हैं एक तरीके से। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है बच्चा, तो बोला कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, जो मार्केटिंग फंक्शंस को मैनेज करेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, satisfy customers needs, achieve organizational goals, तो हम उसको कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो पहले से पता है, जो मैनेजर
मैनेजमेंट होता है जो प्लानिंग करे, ठीक है ना, जो कंट्रोलिंग करे, स्टाफिंग करे, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है उसका भी काम होता है एक ऐसा प्रोसेस से जो ऑर्गेनाइजिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से। और उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, लक्ष्य को पूरे तरीके से पूरा करना। ठीक है बच्चों, अब बोला यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व। अब इसको करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से एक मैनेजमेंट को गुजरना पड़ता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो बोला गया बच्चा यहाँ पे चूजिंग अ टारगेट मार्केट। मार्केट जैसे MLM का नाम सुने हैं, MLM की अगर बात करें मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। तो यहाँ पे कहने के लिए मिलेगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये मल्टी लेवल क्या होता है, मार्केटिंग होता है। आप किसी के जन एजेंट बने हो, आपको किसी और को जोड़ना है, वो किसी और को जोड़ेगा, तो ऐसे करके भी मार्केटिंग होता है जिसको MLM के हिसाब से हम लोग जानते हैं। तो बोला कि यहाँ पे चूजिंग अ टारगेट मार्केट। अगर मार्केट में आपको जाना है, मार्केट मैनेजमेंट अगर करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मार्केट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मुझे किस मार्केट में जाना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सर्विस वाले, प्रोडक्ट वाले में, ऐसे बहुत सारे प्रकार के मार्केट होते हैं। तो पहले टारगेट को फिक्स करो। दूसरी बात यहाँ बोला गया है डिमांड क्रिएशन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर। तो कस्टमर का जो डिमांड होगा, रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना, या इंटरेस्ट होगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी आपका मार्केट बन सकता है, तभी आप एक मार्केट मैनेजमेंट बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात है और भी ध्यान सुनो। बोला गया क्रिएट डेवलपमेंट कम्युनिकेट सुपरवाइजर्स value up to customer to provide superior and value products, services, prospective customers, and they communicate these value to the other prospective buyers and persuade them to buy the product and services। सबसे मेन चीज अगर बात करें, देखो सबकी बात यहाँ पे एक ही बात होता है और वो होता है कम्युनिकेट। अगर आपको कम्युनिकेट करने के लिए आता है, वैल्यू देने आता है कस्टमर्स को, ठीक है ना, सुपीरियर को, गुड्स एंड सर्विसेज को, ये हर एक चीज से अगर आपको कम्युनिकेट करने के लिए आ रहा है, समझ जाओ आपका मार्केट बन जाएगा। अधिक लोगों को अगर दुकान अगर कर भी लेता है तो वहां पे कस्टमर से किस तरीके से कम्युनिकेशन करने हैं वो सही से मालूम नहीं चलता है, ठीक है ना। वो अपने ही हिसाब से वो समझता है नहीं मैं दुकान का मालिक हूं तो मेरा ही जो होगा वो सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर को वैल्यू देना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन देना पड़ेगा, उसके बातों को हिसाब से, उसके कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, तभी जो है ना ये प्रोसेस आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा हो सकता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेलिंग, यहां से बच्चा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बात कर रखे हैं। मार्केटिंग क्या होता है, तो बोला गया यहाँ पे it refers to large set of activities of which selling is just one part। ठीक है, अब मार्केटर क्या है, तो मार्केटर बिफोर मेकिंग द सेल डज अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। बेचने से पहले किसी भी जो दुकानदार है अगर या कोई सर्विस देने वाला है, ठीक है ना, तो सर्विस देने से पहले उसके पास बहुत सारे जो है ना प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, तभी वो एंटर कर सकता है, ठीक है ना। मौजूद, एग्जिस्ट मतलब हम मौजूद की बातें कर रहे हैं, एग्जिस्ट मतलब निकलने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ मार्केटर बोला कि बिफोर मेकिंग द सेल डज अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग द टाइप डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट को किस तरीके से वो डिजाइन करेगा, फिक्सिंग द प्राइस को फिक्स करना, सेलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैसे उस प्रोडक्ट को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि जो होलसेलर, रिटेलर्स, कस्टमर तक वो बातें क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की अगर बातें चल रहा है तो पहुंच जाना चाहिए, खासकर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बोला चूजिंग द राइट प्रमोशनल मिक्स फॉर द टारगेट मार्केट बनाना आसान काम नहीं है। अगर मान लो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हो या आप मान लो कोई हार्डवेयर ही डिजाइन किए हो, मार्केट में उसको अगर लाना है बच्चा तो सबसे पहले बात सोचना पड़ता है, उसके लिए प्लानिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट मैनेजमेंट का प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजेशन की काम करना, कंट्रोलिंग करना, फिर उसके बाद अगर कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग का जब काम किया जाएगा, मान लीजिए कोई हार्डवेयर ही अगर बना रहा है तो बनाने के बाद उसको बेचेगा कहाँ, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट क्या बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में। तो बेचने के लिए सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कौन होलसेलर हो सकता है, कौन रिटेलर हो सकता है, ठीक है ना, किस तरीके से कस्टमर के नीड्स को पूरा किया जा सकता है। उसके पास लॉट्स ऑफ अगर कहा जाए तो प्रोसेस या दिमाग जो है ना लगाने पड़ते हैं, तब एक मार्केटर बन सकता है। मार्केटर मतलब क्या, सेलर्स बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गया, मार्केटिंग के लिए इतने सारे बात को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सेलिंग, बेचना क्या है, तो बेचने के लिए तो कुछ भी बेचा जा सकता है,
हमेशा ध्यान रखें, आप ताजमहल के बारे में सुने होंगे, ताजमहल को भी बेचा गया था, लेकिन बिका नहीं, लेकिन बेचा गया था। आप अच्छे तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। तब बेचने के, अच्छा पानी, कौन ऐसा लोग सोचा था जब पानी भी कभी बिकेगा? पानी तो फ्री मिलता है, लेकिन अगर आप पानी की अगर बात करें तो यहाँ पे 600 करोड़ का, 700 करोड़ का, 800 करोड़ का कंपनियां बन चुका है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ मार्केटिंग, बेचने के लिए अगर आता है आपको, कुछ भी बेच सकते हो। कल भी मैंने बात किया था क्लासेस में एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे आप मान लीजिए ठेकुआ की बातें करते हैं, कौन सोचा था बिहार में ठेकुआ, जो अगर बातें करें तो जनरली छठ के पर्व पे ये बनाए जाते हैं, लेकिन उसको आजकल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। तो बेचने के लिए अगर आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हो। तो आप समझ सकते हो सेलिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। तो बोला कि सेलिंग के बारे में बच्चा, रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज थ्रू द पब्लिसिटी। सेलिंग मतलब पब्लिसिटी आपको करना ही पड़ेगा, प्रमोशंस करना पड़ेगा, सेल्समैनशिप रखना पड़ेगा, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टाइटल रखना जरूरी है ताकि आप सेल क्या करना चाहते हो, ट्रांसफर फ्रॉम सेलर्स टू बायर, ताकि वो जो बेचने वाला है वो बेचने वाले खरीदार के पास वो चीज को पहुंचा दिया जाए। द मेन पर्पस ऑफ सेलिंग इज टू बी कन्वर्टेड प्रोडक्ट इनटू कैश। जो आपके पास प्रोडक्ट है इसको कैश में कैसे कन्वर्ट करना है, यही सेलिंग हुआ। अब ये प्रोडक्ट को कैसे मुझे सेल करना है जिससे ये कैश में आ जाए, यही क्या होगा बच्चा, तो माना जाएगा यहाँ पे सेलिंग। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। बोला कि यहाँ पे मार्केटिंग, मार्केटिंग किसको कह सकते हैं? इट इज अ वाइड टर्म कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिक्सिंग ऑफ प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रमोशन एंड सेलिंग। ये सब बात किसमें है? मार्केटिंग करने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कस्टमर के नीड्स को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट कोड बनाना पड़ेगा, प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब तो जाकर उसको बेचेंगे। लेकिन सेलिंग क्या है? तो सेलिंग जो प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो चुका है? बन चुका है। मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट बन चुका है, मार्केट यहाँ पे तैयार है। अब मुझे इसको, ये प्रोडक्ट को मुझे कैश में कन्वर्ट करना है, मतलब इट इज ओनली पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। इसको मुझे क्या करना है? सेल करना है। ये मार्केटिंग का है। जब तक मार्केटिंग नहीं बनेगा तब तक सेलिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे समझो फोकस कहां पर रहता है? तो बोला कि यहाँ पे अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है कस्टमर पे। अगर कस्टमर सेंट्रिक अगर कोई प्रोडक्ट को अगर बनाते हो या सर्विसेज को देते हो तो आपका मार्केट चलेगा। ठीक है, अब सेलिंग के लिए क्या है? ट्रांसफर ऑफ द टाइटल फ्रॉम द सेलर कंज्यूमर्स। मतलब ये टाइटल क्या है इसका? तो मार्कर है, तो बस इसको हम टाइटल दे दिए, सेल कर दिए, ये हो जाएगा हम लोग का सेलिंग। ठीक है, फिर बोला कि बच्चा यहाँ पे एम क्या है? तो मेन एम होता है, चाहे दोनों की बात करें, चाहे मार्केटिंग हो चाहे सेलिंग हो, लेकिन मार्केटिंग में सबसे मेन जो प्रॉफिट वैल्यू की बात होता है वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है। ताकि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिले तो यहाँ पे आपका मार्केट बन जाएगा। तो सबसे मेन चीज होता है पहले मार्केट में कस्टमर को सही तरीके से सेटिस्फाइड करना। ठीक है, अगली बात देखें तो प्रॉफिट थ्रू द मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम। आप जितना इस प्रोडक्ट को, यहाँ पे तो प्रोडक्ट तैयार है ना, जितना ज्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पे आप सेल करते हो, सेलिंग करते हो, उतना ज्यादा आपका मैक्सिमम क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे जितना ज्यादा कस्टमर को आप सेटिस्फाइड करते हो वहां पे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोनों बात एक ही कहना चाहिए, लेकिन यहाँ बेचने के बाद ही कैश में बनेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट बनाने के लिए आपको कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मतलब ये हो बच्चा, अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई संतुष्टि अगर नहीं मिल रहा है मेरे पढ़ाने से, तो इसका मतलब ये हुआ मेरा मार्केटिंग नहीं बन सकता है, मेरा वीडियो का व्यू, मेरे अगर क्लासेस का व्यू बस जस का तस रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको समझा दूं, आपको मैं अगर संतुष्टि दिला दूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो पूरा हो जाए, तो मेरे लिए वही प्रॉफिट बनेगा। जिससे क्या होगा? मेरा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज अगर आना शुरू हो जाएगा, मतलब क्या हुआ? मेरे लिए ये सेलिंग हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हो गया, तो अब वही अगर मान लीजिए मैं आपको सेटिस्फाइड अगर नहीं करा, तो फिर वो मार्केटिंग नहीं कहलाएगा। अगर कर दिए, करने के बाद आपको आपके तरफ से मेरा जो है सब्सक्राइबर, शेयर्स ये अगर आना शुरू हुआ, मतलब हमने क्या किया? इसको मार्केटिंग से एक तरीके से कन्वर्ट कर लिया कैश में, है ना? बात समझ में आ रहा है?
अब आगे समझो यहाँ पे बोला कि स्टार्ट एंड एंड्स इसका कैसे हो सकते हैं इसके लिए। अच्छा पहले ये भी समझ सकते हो, बोला कि बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। आपको कोई भी प्रोडक्ट को जो डिजाइन करना है, बेंड करना है, वो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से। यहाँ पे ऐसा नहीं है तो डेवलप प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर नीड्स, तो यहाँ पे जो कस्टमर का नीड्स है उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बना। अब जैसे मान लीजिए आप लोग जो भी कमेंट में कहते हो तो मतलब ये हुआ आपके हिसाब से ही मैं अपने सर्विसेज को एक बेंडिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब आपके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना, जिससे क्या हो, सेलिंग मेरा ज्यादा हो। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे बात को समझना है। आगे बोला गया इसका जो मेन जो फोकस होता है इसके स्टार्ट की अगर बातें करें खासकर, इट स्टार्ट बिफोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। पहले मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, और बाकी बात प्रोडक्ट अगर बन चुका है तो उसके बाद ये सेल तो होबे करेगा। और उसके बाद बोला गया इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान क्या है, इन्वॉल्व एफर्ट्स लाइक प्रोडक्ट प्रमोशंस प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। इन्वॉल्व बोला गया यहाँ पे एफर्ट्स लाइक प्रमोशंस एंड प्रेसिवेशंस, मतलब यहाँ पे आपको पूरे तरीके से मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए आपको हमेशा तत्परता के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चा ये कितना 6 पॉइंट से आप लिखा हुआ है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस करने के लिए। इसको आप यहां से अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोला गया फिलोसफी के हिसाब से होल्ड्स दैट की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट इन द डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट्स। बात तो वही है, कस्टमर के नीड्स को और जो वांट्स है उसको अगर हमने सेटिस्फाइड कर दिया, जो कस्टमर का डिजायर सेटिस्फैक्शन अगर मिल जाएगा उससे आपको मिलेगा। अब बोला गया इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले काम करना चाहिए। तो यहां पे देखो बोला गया इन द अर्लियर डेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का जो है ना रिवॉल्यूशन हुआ है, बदलाव है बहुत ज्यादा ही। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बोला गया वेयर लिमिटेड, बहुत अगर कहा जाए तो बहुत ही कम में जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट बिलीव दैट कंज्यूमर्स आर ओनली इंटरेस्ट इन इजिली एंड एक्सटेंसिव अवेलेबल गुड्स एट द अफोर्डेबल प्राइस। बात तो सही है, कस्टमर को हमेशा क्या चाहिए, जो आसानी तरीके से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाए और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए, वही तो होता है, तभी तो मार्केट बन सकता है कि नहीं है। नेक्स्ट बात है यहाँ बोला गया बच्चा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, तो बोला गया विथ passage of time supply improved and customer started favoring the product that were superior in performance क्वालिटी एंड फीचर्स। बात तो सही है, अगर आप प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद कस्टमर को जो है ना क्वालिटी कैसा पसंद आ रहा है, उसके फीचर्स कैसे पसंद आ रहा है, तभी तो प्रोडक्ट आप बनाओ और उसके बाद मार्केट में लाओ। थस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकॉज दे की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर्म, ठीक है, मतलब यही हुआ अगर आपने प्रोडक्ट को आपने इंप्रूव कर लिया, ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट लेके देगा ही देगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा, तो बोला गया सेलिंग कॉन्सेप्ट के लिए इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शंस लेड टू द कॉम्पिटिटिव अबाउट द सेलर्स। तो देखो भैया कस्टमर क्या बोलते हैं मार्केट में तो कंपटीशन तो रहता ही रहता है, तो इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन के लिए द कंपटीशन अमंग द सेलर्स, और सेलर के पीछे बहुत ज्यादा ही कंपटीशन आ जाएगा बेचने वालों के हिसाब से। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड बोला गया एबिलिटी अलोन डिड नॉट इंश्योर सर्वाइवल। अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी या हम कह सकते हैं एबिलिटी अगर अकेलापन रहा तो सर्वाइव ज्यादा तक नहीं कर सकता है। सच ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स वेयर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, ये तो बात आपको सही है ना, सिर्फ आप अकेले नहीं हो मार्केट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में हैं और उसको सर्वाइव करने के लिए लंबा समय तक चलने के लिए आपको है ना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट बोला गया सेल करने के लिए सिमिलर प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस अगर है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी और सही तरीके से मार्केटिंग कर सकता है। आगे बोला यहाँ पे द कंज्यूमर्स ऑन देयर ओन विल नॉट बाय any product unless the enterprises take aggressive sales and promotion activities। बोला consumers on their own will not buy any product unless the enterprise take aggressive sales and promotional activity। तो कस्टमर तक कंज्यूमर्स तक बोला गया वो अपने आप नहीं खरीदेगा। कस्टमर या कंज्यूमर्स की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो कस्टमर जो हर एक प्रोडक्ट का यूज कर सकता है वो कस्टमर हुआ, और कंज्यूमर जो किसी खास प्रोडक्ट का यूज करता है उसको कंज्यूमर्स बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों की अगर बातें करें चाहे कंज्यूमर्स हो कस्टमर हो, वो कैसे आएगा, जब तक अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोशन अगर नहीं कराओगे, कस्टमर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक वो खरीदने के लिए तो तैयार ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है। आप बोलेगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, तो बोला कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए मार्केटिंग बिगिंस विद द फाइंडिंग
व्हाट द कंज्यूमर्स वांट्स, कंज्यूमर्स क्या चाहता है, एंड दस सेटिस्फाई कंज्यूमर्स एंड मेक प्रॉफिट। अगर कस्टमर को, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड कर दिए, प्रॉफिट आपका बनेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्री कंडीशंस फॉर रियलाइजिंग द फर्म्स गोल्स। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर का संतुष्टि। उसी पे मिलेगा आपको मार्केटिंग। ठीक है। सोशल मार्केट, सोशल मार्केट कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा? देखो, सोशल मतलब समाज, क्या है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप सुनते हो जो ट्रेंड में आ गया, तो ट्रेंड का मतलब क्या है? एक तरीके से समाज को वैसा प्रोडक्ट अच्छा लग गया जिसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि जब तक सोशल अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हो सोशल मार्केट, जब तक सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई प्रोडक्ट का, तब तक वो मार्केटिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि सोसाइटी मतलब लोग, पब्लिक, ठीक है ना, तो पब्लिक को ही एक्सेप्ट करना है ना प्रोडक्ट को। तो जब तक वो अगर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसका सेलिंग नहीं हो सकता, तब तक वो ट्रेंड में नहीं आ सकता है। मान लीजिए कोई भी वीडियो अगर ट्रेंडिंग में आता है, मतलब ये हुआ सोसाइटी ने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के एक्सेप्ट किया है, जिसके वजह से वो ट्रेंडिंग में आ चुका है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं उसका सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुका है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं सोशल मार्केटिंग के लिए। बोला अंडर दिस कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज सप्लीमेंटेड बाय सोशल वेलफेयर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बोलेगा कंपनी दैट एडॉप्ट सोसाइटल कॉन्सेप्ट हैज टू बैलेंस द कंपनी प्रॉफिट्स, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। जब तक सोसाइटी इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं बन सकता है ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर सोसाइटी में एंटर करना ही पड़ेगा, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अगर बेचने हैं तो आपको सोसाइटी को, पब्लिक को, समाज को देखना पड़ेगा, जो आखिर कस्टमर तो वही है ना, तो उसको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस द इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। क्या फिलोसफी कहता है थोड़ा सा समझते हैं। बोला कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहाँ पे चलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री में चलेगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्ट्री में बनेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्ट्री के हिसाब से। मार्केटिंग, मार्केट और मार्केटिंग सोसाइटी के हिसाब से चलेगा। मेन फोकस क्या पे होता है बच्चा? तो क्वांटिटी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग कर रहा है उसको क्या होना चाहिए, कस्टमर के नीड्स, और कस्टमर के नीड्स के हिसाब से सोसाइटी का वेलबींग होना चाहिए। मतलब ये एबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्ट आपको बनाना है, प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करना है, सेलिंग एंड फॉर्मेटिंग करना है, इंटीग्रेटेड मार्केट को आपको फिक्स करना है, तभी आपका चल सकता है। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट किस तरीके से कार्य करता है? तो पहली बात यहां बोला गया है गैदरिंग एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जहां पे गैदरिंग होगा वहीं पे तो मार्केट बन सकता है बच्चा। तो बोला गया यहाँ पे पहली बात सिस्टमैटिक एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको लग रहा है जो मार्केटिंग बनाना है, मार्केट का काम क्या है? तो पहली बात यह है जो मार्केट का जो काम है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर कहा जाए, फैक्ट को एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लो। ठीक है ना। दूसरी बात एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। आसपास क्या हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट में, माहौल में, उसको आप देखो, समझो, क्या वहां पे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी है मार्केटिंग के लिए, तो वहां पे करो। वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सबको पता करना होता है, तभी मार्केट बनता है। उसके बाद बोला कि बच्चा यहाँ पे नेम, पैकेजिंग, मीडिया यूज फॉर प्रमोशन, ये सब तो करना ही पड़ेगा। डाटा इज अवेलेबल फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ मार्केटिंग करने के लिए आपके पास डाटा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा डाटा नहीं है तो आप समझ लो मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। तो कोई प्रोडक्ट अगर बनाने हैं या सर्विस अगर देने हैं तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो, समझो। ठीक है ना। आखिर अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए मार्केट इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। मार्केटिंग का प्लानिंग, तो प्लानिंग के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर प्लानिंग है तभी तो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग है मतलब तभी तो आप सही तरीके से कोई भी काम को अचीव कर सकते हो। गोल अगर आप सेट करते हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो तभी अचीव हो सकता है जब आपके पास कोई प्लान हो। ठीक है। तो बोला गया टू डेवलप अ एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। तो आपके लिए एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं। बोला गया है इफ मार्केटर ट्राइज टू अचीव, मान लीजिए कोई मार्केटर है, मार्केटर मतलब सेलर, तो बोला गया है मार्केटर ट्राइज टू अचीव अ बिगर मार्केट। अब एक छोटा मोटा सेलर है, वो चाहता है बड़े मार्केट में अगर जाए
देश में काम करे, विदेश में काम करे, तो उसके लिए जो है नेक्स्ट 3 बोला यहाँ पे, नेक्स्ट 3 इयर्स जो है ना उसको अच्छे तरीके से काम करना पड़े। क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो 1 महीना 2 महीना 1 साल जो है ना कोई भी बिजनेस करता है या कोई भी काम करता है, खासकर बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, बोलेगा नहीं चला। अरे भैया कम से कम बुक वाले के हिसाब से अगर देखो, थिंकर के हिसाब से देखो, तो बोला गया है कम से कम 3 साल होना लगातार बिजनेस में ठहरना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मतलब ये आपको 3 साल लगातार काम करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। जो भी आप दुकान खोले हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो कम से कम 3 साल ठहर जाओ। 100% अगर अपना 100% अगर देते हो, तब अगर उस बिजनेस में अगर अपना 100% देते हो और लगातार 3 साल काम करते हो, तो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मतलब आपका मार्केटिंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अगर तुरंत अगर हट गए तो कोई मार्केटिंग नहीं बन सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 इयर्स देन द मार्केटिंग प्लान शुड बी इंक्लूड वेरियस, मतलब आपके पास प्लान जो होना चाहिए ना, कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई सर्विस का या प्रोडक्ट बनाने की बातें कर रहे हो, तो आपके बैकअप में पैसा होना जरूरी है। सैलरी देने के लिए कम से कम 1 साल का सैलरी देने के लिए एम्प्लॉय के अगर कहे तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। अगर रेंट पे काम कर रहे हो तो 1 साल का रेंट भी है ना आपके पास बैकअप में होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप 100% दे के देखो, अगर नहीं बिजनेस चला तो आप बताना, ठीक है ना, क्योंकि चलबे करेगा, ये 100% है ना, मैं कह रहा हूं। फिर बोला कि वेरियस इंपोर्टेंट एक्सेप्ट लाइक प्लान फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे क्या करते हैं लोग, जो बिजनेस तो करना शुरू कर देते हैं, दुकान तो चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान देते नहीं, बोलते हैं जैसे चल रहा है उसको चलाने दो। भाई नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको 100% अपना मेहनत जो है ना ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सबसे मेन जरूरी होता है। आप अगर मार्केटिंग में जाते हो, सबसे मेन चीज क्या है, मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट का डिजाइन सबसे मेन अहम बात है। अगर आप जिस ऑफिस में काम करना चाहते हो, ऑफिस में रह के काम करना चाहते हो, तो आपका ऑफिस का आउटलुक वेल होना चाहिए, अच्छे ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपका ऑफिस अगर सही नहीं है तो समझ लो आप जो अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। क्योंकि ऑफिस के जजमेंट के हिसाब से आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डील करेंगे, ठीक है ना। तो डील करने के लिए आपका ऑफिस का डिजाइन, आउटलुक अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। भले क्या भी हो, अंदर में बीत रहा हो, वो आपके ऊपर चॉइस रहता है, ठीक है ना, लेकिन क्या होना जरूरी है, तो ऑफिस का होना। उसी तरीके से बोला गया है, अगर प्रोडक्ट को मुझे अगर बेचना है तो प्रोडक्ट का डिजाइन सबसे मेन, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे। अगर कस्टमर को अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तब तो प्रोडक्ट बिकेबे नहीं करेगा, ठीक है ना। सिंपल डिजाइन नहीं चलेगा, अट्रैक्टिव डिजाइन, अगर छोटा लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो बोला यहाँ पे इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्स एंड एट्रीब्यूट्स सच इट्स क्वालिटी, कंसिडरेशन, पैकेजिंग, मॉडल्स, वेरिएशंस टू बी इंट्रोड्यूस एक्सेट्रा। क्योंकि मार्केट में जो है ना यही सब चीजें इंट्रोड्यूस करता है आपका कोई भी प्रोडक्ट का, इसीलिए आपको पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मॉडल पे ध्यान देना पड़ेगा। अ गुड डिजाइन कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। मतलब आपके अगर कहा जाए डिजाइन अगर अच्छा है, मार्केट बन पड़ेगा। एंटिसिपेटेड कस्टमर नीड्स एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द सैटिस्फाइंग देयर नीड्स। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पहले से अगर आप चला रहे हो तो उसमें देखो और क्या इंप्रूव हो सकता है, उसके डिजाइनिंग के हिसाब से, उसके क्वांटिटी के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। मार्केट पे अगर ध्यान रखना है, बिजनेस एक बार अगर चल गया ना तो समझ सकते हो सर्विस से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा बिजनेस में पैसा। ये सारे बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, कॉमर्स वाले हैं तो जानते ही होंगे। तो ये चलाने के लिए टेक्निक होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉमर्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, है कि नहीं है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसीलिए भैया आप जिस फील्ड से अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, अभी आप जिस फील्ड से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कॉमर्स के हिसाब से, तो उसको यूज करना सीखो। जब मैंने अगर कॉमर्स अगर पढ़ा है, मैंने एमबीए करा, बीबीए अगर करा, ठीक है ना, अगर ये आगे करेंगे, अभी मान लो 12th के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आगे चल के कुछ भी अगर कोई क्लास में लेते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपको उस फील्ड में माहिर होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर माहिर आप हो जाते हैं तो मतलब हुआ जो मैंने पढ़ा उसको मैंने सही तरीके से इस्तेमाल करा। बहुत सारे बच्चों को बस जस्ट एग्जाम पास करना होता है, नहीं, एग्जाम पास नहीं, आपको उस फील्ड में अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ करना है, अपना नाम के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से। कॉमर्स वाले जो ना ब्रांड के पीछे जाते हैं, ब्रांड बनाने का कोशिश करते हैं। नौकरी देने का जो है ना एकदम से दिमाग होना चाहिए, नौकरी लेने का नहीं, नौकरी देना है, ठीक है ना, ऐसा सोच रहना चाहिए।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बोला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ predetermined specification which helps in the achieving uniformity and consistency in the output। जैसे एग्जांपल ISI मार्क्स, ठीक है ना, ये सब होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके प्रोडक्ट को अगर स्टैंडर्डाइजेशन अगर चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको ISI करा दो, ठीक है ना, उसको ISI सर्टिफिकेशन करवा दो, ISO सर्टिफिकेशन करा दो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ब्रांड, ये बना दो ना, ब्रांड। कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा अगर ध्यान रहे, मैनेजमेंट के आप हैं स्टूडेंट, तो हमेशा ब्रांड बनाने का कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है, तो मतलब यही हुआ, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज। ये आपके पास दिमाग आ जाना चाहिए किस तरीके से इसको इंप्रूव किया जा सकता है, वो चलेगा ही चलेगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, जो कुछ कंपनी यहाँ पे दिया गया है, इस कंपनी का आप डिजाइन देख लो, ठीक है ना, डिजाइन, लोगो, ठीक है, ये सब अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि उसको लगे कि इसमें ये बातें लिखा हुआ है, ठीक है। देखो पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सबसे मेन चीज होता है लेबलिंग से ना सही तरीके से होना चाहिए, पैकेजिंग तो होना ही चाहिए। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ पैकेज फॉर प्रोडक्ट, इट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। एक तो भाई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरी बात जो कि किससे प्रोटेक्ट करेगा, डैमेज होने से, ठीक है, रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, खराब होने से बचाएगा। फिर बोला गया ब्रेकेज एंड लीकेज, इट आल्सो मेक्स बाइंग एंड कन्वेंट कस्टमर एंड सर्व्स एज प्रमोशनल टूल भी हो जाता है। मतलब ये हुआ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग या लेबलिंग करते हो, तो पहली बात ये प्रोडक्ट को जो है ना उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शंस मिलेगा, डैमेज होने से बचेगा, खराब होने से बचेगा, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट का प्रमोशंस भी होगा, ठीक है ना, तभी तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। इसीलिए जो है ना पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है, उसके लेबलिंग कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो सिंपल से भी प्लास्टिक में इसको बेचा जा सकता है, लेकिन वो ब्रांड नहीं होता है, ठीक है ना। आपने कभी न कभी सुना होगा, अगर मान लीजिए GST जो आया है, बोला कि अगर आप सीधा सीधा पॉपकॉर्न अगर लेते हो खुला, जो कोई ब्रांडिंग नहीं है, उस पर GST नहीं लगता है ना। जो आप ठेला पे या उससे नॉर्मल अगर मान लीजिए प्लेन प्लास्टिक है, ठीक है ना, जिसपे कोई चीज छपा उपा नहीं है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। पॉपकॉर्न पे जो सिनेमा हॉल में बैठ के देखने के लिए पॉपकॉर्न की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें ब्रांडिंग अगर लेबल अगर लग जाता है पैकेजिंग का, ठीक है ना, इस ब्रांड का ये पॉपकॉर्न है, मतलब टैक्स लगेगा। तो ब्रांड का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टैक्स देना है, टैक्स जो है ना एकदम से देना है, इतना बिजनेस करो कि टैक्स जो है ना आप गवर्नमेंट को भी फायदा पहुंचा सकते हो, ठीक है बच्चा। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग अ लेबल ऑफ फूड एंड ऑन द पैकेज, इट मे बी वेरी फ्रॉम द सिंपल टैग टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स या कॉलगेट्स, लेज, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉलगेट का देख सकते हो, ठीक है ना, लेज की देख सकते हैं, यहाँ पे लेजे है, ये सब का किस तरीके से पैकेजिंग। बोला गया यहाँ पे ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बोला गया इट हेल्प इन द डिफरेंशिएशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोट इटसेल्फ। बात तो सही है, ब्रांड अगर है तो कस्टमर को एक कस्टमर जो होता है ना वो लॉयल हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके रॉयल्टी अगर कहा जाए तो उस कंपनी के लिए, उस ब्रांड के लिए बहुत अच्छे तरीके से एकदम से स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा अगर मान लो आप पर डे हर एक दिन कुछ ना कुछ ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते ही करते हो, ठीक है ना। अगर आप मार्केट में अगर जाते हो तो आप कहते हो नहीं मुझे इसी प्रोडक्ट का, मतलब इसी कंपनी का या इसी ब्रांड का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मतलब क्या है, आप उस कंपनी के लिए, उस ब्रांड के लिए लॉयल हो, है ना। इसीलिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। सो इंपॉर्टेंट डिसीजंस एरिया ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, whether each product will have a separate brand name or the same brand name to be used फॉर ऑल प्रोडक्ट। मान लो अगर मैं यहाँ पे विद्यारूपण एकेडमी की अगर बात करूं, तो विद्यारूपण एकेडमी सिर्फ कॉमर्स की बातें नहीं चलता, ठीक है ना, यहाँ पे साइंस मैथ सारे बातें होता है। मतलब क्या, विद्यारूपण एकेडमी एक ब्रांड है, बाकी बात इसके अंदर में जो चल रहा है, विद्यारूपण मैथमेटिक्स क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है ना, फिर साइंस क्लासेस, ये सब क्या है विद्यारूपण एकेडमी के अंदर। मतलब आपको ये ब्रांड, ये जो ब्रांड बन चुका होता है ना, जिससे क्या होता है, इससे कस्टमर्स की अगर बातें करें, जो लॉयल्टी होता है ना, रॉयल्टी होता है ना, वो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बन जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है बच्चा। ये बातें तो आपको पहले से मालूम है, अच्छे तरीके से मालूम है। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो बोलते भाई कोको कोला, ठीक है, BBC, गूगल, ये सब जो ब्रांडिंग दिया हुआ है, एडिडास हुआ, CNN हुआ, एप्पल हुआ, ये सब तो अच्छे तरीके से ब्रांडिंग के हिसाब से समझते हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज,
अगर आप मार्केटिंग के हिसाब से अगर चल रहे हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाए हो बच्चा, तो पहली बात ये, अगर आपने मार्केटिंग कर लिया, मार्केट में छाए हुए हो, तो और भी कुछ बात को ध्यान रखना पड़ता है, वो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना या कस्टमर को सेटिस्फाइड तभी मिलेगा जब आपके सर्विसेज अच्छा होगा, सपोर्ट जो है ना अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आप मैंने ये मार्कर बेच दिया, बेचने के बाद आपके पास गया, लेकिन इसमें कुछ अगर खराबी होता है तो आप एक्सचेंज करना चाहते हो, रिटर्न करना चाहते हो। अब मान लीजिए अगर आपको मेरे से अगर कोई कॉन्टैक्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो क्या कोई ये प्रोडक्ट लेगा? क्योंकि इसका सर्विस अगर मैं अच्छे तरीके से नहीं दूं तो नहीं लेगा, नहीं चलेगा। मतलब ये मार्केटिंग करने के लिए सर्विस का होना, सपोर्ट कस्टमर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इट एम्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी होता है, ठीक है। तो सेल्स सर्विसेज होता है, हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स, प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे जो है ना सर्विसेज होते हैं, जिससे क्या होते हैं, कस्टमर के लॉयल्टी बने हुए रहते हैं। अगर कस्टमर सर्विस सही से मिलता है तो सर्विस जिसका सही रहेगा उसका मार्केटिंग चलता है। अगला बात समझो बच्चा, बोला कि प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस भी मैटर करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को अगर मार्केट में अगर बेचते हो तो मेन जरूरी होता है उस प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करना। प्राइस भी मैकेनिज्म है ना एक तरीके से मार्केटिंग में सही तरीके से काम चला सकता है। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन प्रोडक्ट। पहली बात ये, कस्टमर कितना तक उस प्रोडक्ट का पे कर सकता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ही मार्केट के हिसाब से ही कस्टमर के हिसाब से ही कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ही उस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है ना, उससे कम नहीं बेचना है। क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन का मतलब ये होता है, जो एंटरप्रेन्योर का मतलब यही होता है, जो भाई मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम लॉस में भी नहीं बेच सकते हैं, तो उतना ही हिसाब से प्राइस को फिक्स करना है। सो डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज इज रिलेटेड टू द प्राइस, सो प्राइस शुड बी, बोला कि यहाँ पे बच्चा ध्यान सुनो, प्राइस शुड बी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सारे फैक्टर को समझने के बाद, जो कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा, कितना जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट का टैक्सेज, एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेज, ठीक है ना, फेयर चार्ज, ठीक है ना, और लेबर चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं। सब जोड़ने के बाद आपको देखना पड़ेगा जो क्या इसका प्राइस यहाँ तक रहना है या और बढ़ाने हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए इस मार्कर को बनाने में अगर मुझे 200 रुपया अगर लग रहा है, तो इसको मैं बेचूंगा 200 रुपया से ज्यादा ही, इससे कम का नहीं बेचने वाला। वो 300 बेचे या 400 बेचे, लेकिन 200 से ज्यादा ही बेचना है। तो वो हर एक ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको सेट करना पड़ता है, एनालाइज करना होता है, तभी उसको प्राइस को फिक्स करने होते हैं, ठीक है। प्रमोशन, तो मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी जरूरत चीज होता है वो होता है प्रमोशन। प्रमोशन किसको कह सकते हैं, तो प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म प्रोडक्ट। मतलब यही हुआ, जो प्रमोशन हम लोग उसको कह सकते हैं जो किसी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना ही प्रमोशन कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट को समझाने के लिए या बेचने के लिए, ठीक है ना, कस्टमर को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन सॉरी। तो मेथड ऑफ प्रमोशंस बोलेगा आर, कैसे हो सकता है प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट कराओ, पर्सनल सेलिंग करो, पब्लिसिटी करो, सेल्स प्रमोशंस कराओ, तभी तो हो सकता है। ये सब जब तक नहीं कराएंगे तो क्या आपको लग रहा है मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। और आजकल तो आप देखते हैं कि कोई भी अगर मोबाइल फोन अगर लॉन्च होने वाला होता है तो 20 दिन 1 महीना पहले ही डेट दे दिया जाता है, जो इस डेट को जो ये मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है, इस टाइम को प्री बुकिंग शुरू हो जाता है, पब्लिसिटी है ना। तो उसी तरीके से कोई ऐसे प्रोडक्ट अगर लॉन्च होने वाला होता है उसके लिए भी पब्लिसिटी प्रमोशन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कस्टमर तक। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर आप बना भी दिए तो आपके लिए सबसे मेन जरूरी होता है जो हब कहाँ कहाँ पे हम रखें। डिस्ट्रीब्यूशंस जरूरी थोड़ी है जब हर एक जगह पे जाकर फैक्ट्री डाल दीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए इस
मार्कर को मैं यहाँ पे अगर बना रहा हूँ, मतलब बिहार में अगर बना रहा हूँ, लेकिन इसको एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर मैं दूसरे जगह पर अगर भेजता हूँ, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं भी अगर भेज देता हूँ, तो जरूरी थोड़ी है वहां पे जाके भी इसका हम फैक्ट्री इंडस्ट्री डाल दें, नहीं, उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किए, बिहार में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, और यहाँ से लेकर कहीं वेयर हाउस बनाए, या हम बोल सकते हैं वहां पे जो कि सबसे ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, होलसेलर बनाए, और उसके बाद वहां से रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस के लिए हम लोग कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बोला गया द टू मेजर डिसीजंस बोला एरिया अंडर दिस फंक्शंस आर डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और द मार्केटिंग। इंटरमीडिएरी मतलब इंटरमीडिएरी लोग अगर नहीं होंगे तब तक आपके प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। ठीक है ना, मतलब आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो तो मार्केटिंग में भाई बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ता है, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मान लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किए, कहीं पे वेयर हाउस है, स्टोर रूम है, वहां पर रखे, फिर वहां से हमने किसके पास भेज दिया, तो हमने भेज दिया होलसेलर के पास, होलसेलर वाले जो है ना किसको बेचा, रिटेलर को, रिटेलर ने किसको बेचा, तो कस्टमर को। ठीक है ना, इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग आगे चल के समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बोला कि ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है ना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर प्लेस। जिससे क्या होगा ना, जब तक अगर ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तब तक प्रोडक्ट तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है। स्टोरेज और वेयर हाउस, जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो स्टोरेज और वेयर हाउस का होना बहुत जरूरी है। टू मेंटेन ए स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इज द मार्केटर, मार्केट मतलब जो सेल करेगा, देयर इज ए नीड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनअवॉइडेबल डिले इन द डिलीवरी या मीट आउट कंटीजेंसी इन द डिमांड। देखो बच्चों, जैसे आजकल जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़न की बातें चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, अगर आप कोई भी चीज अगर ऑर्डर अगर देते हो, आजकल तो 5 मिनट्स वाला बातें चल रहा है ना, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, ठीक है ना, इतना देर दिन बोल रहे हैं, इतना देर के बाद वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है ना, सामान पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे थोड़ी प्रोडक्ट बनेगा या वहां से यहाँ से नहीं, वो एक हब में रखा हुआ रहता है ना, वो एक वेयर हाउस में, एक स्टोरेज रूम में रखा हुआ रहता है, वो नजदीके के वेयर हाउस में रखा रहता है। ठीक है ना, जैसे ही हम लोग ऑर्डर देते हैं तुरंत पहुंचा देते हैं, नजदीक ही रहता है वेयर हाउस, इतना समझ आना है। ये नहीं दिल्ली पंच, हाँ आप अमेज़न से बड़े बड़े प्रोडक्ट आप यूज करते हो जिसमें 5 मिनट की बातें नहीं चल रहा है, उसमें लगता है एक सप्ताह के बाद अगर प्रोडक्ट अगर आ रहा है, मतलब यही हुआ वो ट्रांजिट के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आ रहा है, लेकिन आने के बाद क्या करेगा, उसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, फिर वहां से जो लोकल जो डिलीवरी बॉय है वो पहुंचाता है कि नहीं। अब है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है बच्चा, तो बोला कि अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजंस, दे आर नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, कुछ कंट्रोल वाला है, कुछ नॉन कंट्रोल वाला है। तो मार्केटिंग मिक्स अगर कहा जाए, एक ऐसा मिक्सिंग होता है, मिक्स्ड होता है, जिसका मेन जो टारगेट होता है वो होता है मार्केट। तो सक्सेस ऑफ मार्केट ऑफर्स डिपेंड अपॉन हाउ विल these ingredients are mixed to create superior value of the customer and simultaneously achieve their sales and profit ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी अगर ऑब्जेक्टिव्स होता है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको ये देखना है जो कस्टमर जो है ना कैसे हमेशा सुपीरियर रहेगा, कैसे जो है ना सेल्स ज्यादा होगा, जिससे जो है ना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बातें में समझ लेते हैं। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो एलिमेंट ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जो मार्केटिंग मिक्स मतलब मिला हुआ, ठीक है ना, जो जरूरी है। पहली बात यहां सुना है, बोला कहता है मार्केट मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स होता है, प्रोडक्ट, प्राइस। तीसरी बात बोला गया, पहला तो प्रोडक्ट हुआ, दूसरा प्राइस हुआ, तीसरा बोला गया प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथी बात है प्रमोशन। अगर ये सब चीजें अगर सही है तो जिससे क्या होगा, मार्केटिंग चलेगा। अब जिन के पास ये 4 बातें नहीं है, 4P, ठीक है, यहां से दिमाग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द 4P। 4P किसको कह सकते हैं, प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में लाना चाहते हो, उसका प्राइस क्या है, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर कैसा होना चाहिए, प्रमोशन कैसा होना चाहिए। अगर ये सब चीज अगर आप लेके चलते हो तो आपका मार्केटिंग चलेगा ही चलेगा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब अलग यहाँ पे प्रोडक्ट, तो वही बात है, प्रोडक्ट मींस गुड्स और सर्विसेज एनीथिंग ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल। एग्जांपल कॉलगेट या डब हो सकता है।
प्राइस के लिए बोला गया अमाउंट ऑफ मनी एज कस्टमर हैज टू पे, है ना, कस्टमर कितना पे करना चाहता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको प्राइस। प्लेस क्या होना चाहिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट द पॉइंट ऑफ सेल। तो बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए। प्रमोशंस, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर, प्रमोशंस का मतलब क्या, जो कस्टमर को हम इन्फॉर्म करते हैं वही तो होता है हम लोग का प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे बच्चा ध्यान सुनना है, जो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, प्रमोशन हम लोग किस तरीके से करवा सकते हैं, तो प्रमोशन मिक्स में बोला गया एडवर्टाइजिंग हो सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हुआ, पब्लिसिटी हुआ और पब्लिक रिलेशंस हुआ। ये होता है प्रमोशंस कराने के लिए, मार्केट के लिए। प्रोडक्ट कैसा, प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा होना चाहिए, नया नया प्रोडक्ट को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं जो एक ही प्रोडक्ट को बार बार जो है ना चलाते रहते हैं, नहीं, आप उस प्रोडक्ट में थोड़ा वेरिएशंस लाओ, उसमें अलग अलग तरीके से क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कुछ अलग अलग तरीके से इनोवेटिव, क्रिएटिविटी, ठीक है ना, दिखाते रहो, आपका मार्केट चलता रहेगा। उसी तरीके से बोला गया उसके डिजाइन डेवलपमेंट, उसके पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट बनाते उसका ब्रांडिंग करवा दे, जिससे क्या होगा, आप अगर चाहो तो अच्छे तरीके से, बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप सूप समझते होंगे, ठीक है ना, सूप छठ के लिए अगर बात करें या देवरी की अगर बात करें, ठीक है ना, ऐसा होता है, उसका भी आजकल ब्रांडिंग हो चुका है, उसको भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन अगर कहें तो सेल हो रहा है, ब्रांडिंग हो चुका है। ठेकुआ का मैंने बता ही दिया, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो लोकल अगर बात करें, दातुन, जो हम लोग बांस की ऐसे कोई चीज का अगर मान लीजिए लेते हैं, नीम का लेते हैं, उसका भी ब्रांडिंग हो चुका है ना। तो मतलब ये हुआ, अगर कोई प्रोडक्ट अगर आपको बेचने हैं तो ब्रांडिंग करवा दो। अब ब्रांडिंग अगर करवा दोगे ना तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो सिर्फ ब्रांड के पीछे भागते हैं, ठीक है, लोकल पे जो है ना भरोसा नहीं करते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस लेवल, मार्जिन, प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राइस चीज करते रहो, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस सबसे मेन जरूरी होता है मार्केटिंग के लिए, प्लेस, तो प्लेस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, चैनल का जो है ना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, चैनल का सिलेक्शन, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, चैनल कॉर्पोरेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो चैनल मतलब क्या, जगह, रास्ता, किस चैनल के द्वारा हम प्रोडक्ट को, सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आपको समझ में आ गया। प्रोडक्ट के बारे में बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बोला गया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला बोला गया कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा बोला गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को हम लोग अच्छे तरीके से फटाफट समझ लेते हैं बच्चा। बोला गया प्रोडक्ट एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोला गया इसके दो बातें हो सकता है, एक होता है ड्यूरेबिलिटी बेस के हिसाब से जो लंबा समय के लिए प्रोडक्ट चलता है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, एक चलता है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व, मतलब जब तक चला तब तक जो है ना काम चल रहा है। जिसमें आता है ड्यूरेबल में नॉन ड्यूरेबल भी है, ठीक है ना, और ड्यूरेबल सर्विस, ड्यूरेबल भी है, सर्विसेज भी है, और शॉपिंग एफर्ट्स बोला गया है कन्वींस प्रोडक्ट होना चाहिए, शॉपिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, दो प्रकार के, एक इंडस्ट्री के द्वारा किस तरीके से बनाया जाएगा और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए क्या बनाया जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं आखिर ये क्या होता है। बोला गया पे शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व क्या होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द बायर्स कन्वींस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चा, कन्वींस होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। शॉपिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, शॉपिंग प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट इन विच बायर डिवोट कंसिडरेबल टाइम टू कंपेयर द क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, सुटेबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब है ना, ताकि लगे कस्टमर उसको बाय करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो वैसा प्रोडक्ट बनाओ, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हुआ, व्हीकल्स हुआ, ये सब हुआ हम लोग का शॉपिंग प्रोडक्ट। और कन्वींस प्रोडक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिसिन हुआ, न्यूज़पेपर्स हुआ, स्टेशनरी आइटम्स हुआ, टूथपेस्ट हुआ, ये सब क्या कन्वींस प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको जो है ना कस्टमर फ्रिक्वेंटली उसको यूज करेगा ही करेगा, अगर उस प्रोडक्ट से उसको अच्छे तरीके से कन्विंस अगर मिल चुका है, तो अगर उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुका है तो। अब स्पेशलिटी अगर प्रोडक्ट का बात करें तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर द those goods which are have certain special feature, जैसे आर्ट वर्क या एंटिक पीस होता है, ऐसे सब प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट, जो कुछ ही लोग खरीद पाते हैं,
ठीक है ना। तो ये सब प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, अच्छे से बिकेगा। फिर बोला कि ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ड्यूरेबल, जो लंबा समय तक चल सकता है, तो वो देख रहे थे ड्यूरेबल के हिसाब से, मतलब लंबा या तो कम समय के लिए, ड्यूरेबल समय के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लगे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन आ सकता है, तो मिल्क हुआ, शॉप हुआ, स्टेशनरी हुआ, जो ठीक है ना, जो हमेशा पर डे के यूज के हिसाब से या शॉर्ट टाइम के लिए यूज जो होता है उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। और ड्यूरेबल प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं जो लंबा समय तक के लिए चलेगा, बहुत सारे जो है ना सालों तक के चलेगा, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, रेडियो हुआ, बाइसिकल हुआ, इसको बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट। सर्विस में अगर बात करें बच्चा, बहुत सारे तरीके के सर्विस होता है, जैसे ड्राई क्लीनिंग हुआ, वॉच रिपेयर, हेयर कटिंग, पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, टीचिंग, ट्यूशन, ये सभी किस में आ जाता है, डॉक्टर, ये सब किस में, सर्विस में आ जाता है। और ये सब टर्शियरी सेक्टर की बातें चलता है, ठीक है बच्चा। अब यहां पे देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है। यहां पे जो आपने देखा ये था आपका, अगर हम लोग कहें तो कंज्यूमर का प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर के प्रोडक्ट में कौन कौन चीज है, पहला शॉपिंग एफर्ट प्रोडक्ट की बातें करें, इसमें लगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो सकता है, शॉपिंग प्रोडक्ट हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से जो है नॉन ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है, सर्विस के हिसाब से। अब इंडस्ट्री में आते हैं तो बोला कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स के हिसाब से मटेरियल एंड उसके पार्ट्स बनाओ। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, तो गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी तो मार्केट में बिकता है, चाहे कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर के कुछ उसके स्पेयर पार्ट्स भी तो मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। कैपिटल आइटम्स हुआ, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज हुआ। तो यहाँ बच्चा इस फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से देख लो, याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फर्स्ट डिविजन की बात कर रहा हूँ। मटेरियल एंड पार्ट्स में रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर मटेरियल एंड पार्ट्स हुआ। अब कैपिटल आइटम्स में आता है आप इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स के साथ बनाने के लिए, ट्रैक्टर बनाते हो ना, मतलब कैपिटल आइटम्स है, मशीनरी हुआ, ट्रैक्टर हुआ, कोई भी चीज हो सकता है। सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज के लिए मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स बना सकते हो, इन क्या उसको बोलते हैं, पेचकस बना सकते, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सप्लाई बना सकते हो। उसके बाद यहाँ बोला गया है रॉ मटेरियल फार्म प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट बन सकता है। अब जो रॉ मटेरियल कच्चा सामान, तो कच्चा सामान कहाँ से मिलेगा, नेचर से नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपोनेंट बोला यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ मटेरियल हुआ, कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स हुआ, ये सब सारे बच्चे अब इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो, ये सब है इंडस्ट्रियल गुड्स। आप समझ को, इससे अच्छा फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलेगा, इसको आप देखें समझे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे देखें, बोला कि यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं इंडस्ट्रियल के लिए, नंबर ऑफ बायर्स, चैनल्स, लेबर, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशंस, प्राइम डिमांड्स, रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन, रेसिप्रोकल ऑफ बाइंग एंड डिजाइनिंग आउट, ये तो ठीक है। क्लासिफिकेशंस अगर बात करें मटेरियल एंड पार्ट्स के हिसाब से, गुड्स दैट एंटर द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट कंप्लीटली, कैपिटल आइटम्स किसको कहते हैं, जो प्रोडक्शंस ऑफ फिनिश गुड्स जैसे इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स के लिए होगा। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज की बात करें, शॉर्ट लास्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट्स डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश प्रोडक्ट, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम लोग बातें कर सकते हैं। ये हुआ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है बच्चा, तो ब्रांडिंग इज ए क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग आइडेंटिफाई फॉर कंज्यूमर्स, गेटिंग दैट ब्रांड आइडेंटिटी और इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स के माइंड में हमेशा वर्ड या हम बोल सकते हैं लोगो आ जाए, या कस्टमर के दिमाग में हमेशा ब्रांड छप जाए, वैसा आपको ब्रांड बनाने की जरूरत है। तो बोला कि इसको क्रिएट कैसे करना है, वैसे तो आप देख सकते हैं जेफ बेजोस के हिसाब से, जो कि हम लोग को अच्छे तरीके से मालूम है। बोला कि ब्रांडिंग इज ए क्रिएटिंग कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिफाइड फॉर कंज्यूमर्स एंड गेटिंग दैट ब्रांड आइडेंटिटी imprinted on the minds of consumers, and this require brand positioning and branding management, ठीक है। the process used to create distinct or identify a product, it the process of using name, term, symbol, designing or individual in some combination identify product। इतनी सारी बात लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है, तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है नाम का, टर्म का, साइन का, डिजाइन का, ठीक है ना। इस सब कॉम्बिनेशंस को अगर मिला देंगे तो एक बन जाएगा, आपका ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, मार्केट में जब इसको लाया जाएगा तो कस्टमर इसको देखते ही पहचान जाएगा और इसके कॉम्पिटिशंस बढ़ जाएगा इस ब्रांड के हिसाब से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं एडवांटेज टू द मार्केटर। इससे ब्रांड अगर बना देते हैं, ब्रांड अगर हो गया तो उससे क्या फायदा होता है, बोला कि enables marketing products differentiations, it is the distinguish the product from the that of its competitors।
तो ब्रांड आने से कॉम्पिटिटर्स तो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का एक अपना पहचान मिलेगा। ठीक है, हेल्प होगा एडवर्टाइजिंग कराने के लिए, प्रोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए, प्राइस को फिक्स करने के लिए। ये सब ब्रांडिंग करने से मार्केटर को, बेचने वाले को फायदा होता है। अब कस्टमर को इससे क्या एडवांटेज होता है, अगर ब्रांड बनाते हैं तो बोला कि इससे कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान हो जाता है इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वालिटी उस ब्रांड को अच्छे तरीके से वो इंश्योरिटी के हिसाब से पता रहता है, जिससे क्या होता है, स्टेटस ऑफ सिंबल, ब्रांड आने से उसके जो सिंबल होगा, चाहे मान लीजिए कोई कार लेते हैं, ठीक है ना, कोई कार लो या आप टेलीफोन की बातें करो, मोबाइल फोन की बातें करो, जो कि एक ब्रांडिंग जब हो जाता है तो ब्रांडिंग से उसके सिंबल से भी पहचाना जा सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड, ये इस पे ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा। जो एक अच्छा ब्रांड होने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है, तो पहली बात, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो, ब्रांड ठीक है ना, अपने कंपनी को एक ब्रांड बनाना चाहते हो जो पूरी दुनिया में अपने दिखाना चाहते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंसिएशन, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। छोटा सा नाम होना चाहिए, अच्छा सा उच्चारण हो सके, नाम आसानी से ले सके, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो आपका चलने वाला। तो कैसा होना चाहिए कंपनी का नाम, ब्रांड कैसा सोचोगे, अच्छा सा नाम सोचो, छोटा सा नाम सोचो, ठीक है ना, जो अच्छे से लोग जो है कस्टमर जो उसको प्रोनाउंसिएशन कर सके और अच्छे तरीके से उसको जो है ना बातें को समझ में आ जाना चाहिए इस ब्रांड का है। सजेस्ट द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटी, आप ब्रांड ऐसा बनाओ जिसके नाम में ही क्वालिटी अपने आप जो है उत्पन्न हो। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ब्रांड तो हमेशा एक दूसरे से अलग होना चाहिए, है कि नहीं। सो एडेप्टेबल टू पैकेजिंग, लेबलिंग, रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेज, और वर्सटाइल, यहाँ जो आप देख रहे हो वर्सटाइल होना चाहिए। आपका ब्रांडिंग ऐसा होना चाहिए जो लगे दुनिया से, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में यूनिक होगा तभी तो आपका ब्रांडिंग होगा। तो ये जो है एक गुड क्वालिटी होता है एक ब्रांड का, ठीक है ना, मतलब गुड ब्रांड, ये सब बातें ध्यान रखना। तो शॉर्ट इजी होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, क्वालिटी होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिकनेस होना चाहिए, तभी वो ब्रांड के नाम से आप जान सकते हो। ठीक है, पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या होता है, एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द कंटेनर, रैपर, प्रोडक्ट, गुड्स एंड पैकेजिंग ऑफ्टन हेल्प इन द सेलिंग द प्रोडक्ट, सो इट्स कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। ध्यान सुने बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे है लेवल ऑफ पैकेजिंग। आप पैकेजिंग करने के लिए अगर बात करें क्या क्या लेवल होने चाहिए, तो ध्यान सुनने बच्चा। प्राइमरी पैकेज क्या होता है, जो ऊपर वाले जो कवर होता है ना उसको प्राइमरी पैकेज बोलते हैं। रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर कवरिंग, या एग्जांपल ये टॉफी इन द रैपर, मैच बॉक्स रैपर, ये सबको बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज होता है जैसे कॉलगेट या टूथपेस्ट के अंदर में रहता है पैकेजिंग किया, उसको बोल सकते हैं हम लोग सेकेंडरी पैकेज। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, जो बड़ा सा डब्बा में लेके एक के साथ प्रोडक्ट को जब पैक कर दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग का फंक्शन, ये काम क्या है, तो बोल सकते हैं पैकेजिंग हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोशंस के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए, फैसिलिटी के लिए, ठीक है ना, ये सब इसका जो है ना पैकेजिंग करने से फायदा होता है। और क्या बोला गया, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, इट्स बिलीव दैट देयर इज ए मिनिमम ऑल्टरेशन इन पैकेज गुड्स। अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके रखते हो तो उसके ऑल्टरेशंस में थोड़ा सा जो है ना कम चांस है जो कोई ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, सेल्फ सर्विसेज आउटलेट होना चाहिए, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, जिसके लिए मिल्क की बातें करें, टेट्रा पैक ऑफ मिल्क की, ये सब इनोवेटिव और प्रमोशंस अगर बातें करें अपॉर्चुनिटी होता है। लेबलिंग की अगर बात करें बच्चा, बोला लेबल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, अगर लेबल किया हुआ रहता है जैसे इट इज द हेल्प द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल वी कैन इजीली आइडेंटिफाई Cadbury chocolate from the various chocolates by the purple color of its label। एक हुआ लेबल, क्योंकि पर्पल कलर का ही आप जो कैडबरी मिल्क का जो आप चॉकलेट देखते हो पूरे तरीके से पर्पल कलर का, मतलब वो लेबल है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, तो कंटेंट्स क्या क्या चीज मिला हुआ इस प्रोडक्ट में, ये बहुत जरूरी है। द मैन्युफैक्चरर गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये डालना जरूरी है। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल, प्रोडक्ट कैन बी graded in the different category based on quality, nature। जैसे एग्जांपल ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, ये भी एक तरीके से ब्रांड है ना चाय पत्ती का, तो वो ध्यान रखना है। ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल,
ग्रीन लेवल टी, ये सब ग्रेडिंग है, ये सब ग्रेडिंग है, जो इसमें किस लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ये ग्रेडिंग होगा, ठीक है। फिर बोला गया हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव बोला गया एंड कलरफुल लेबल, एक्साइट द कस्टमर्स एंड इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 40% एक्स्ट्रा फ्री, मेंशन अदर डिटर्जेंट बाय 2 get 1 फ्री, ये सब क्या है, एक प्रमोशंस करने का तरीका है, एक पे एक फ्री, ठीक है ना, या 50% ऑफ या 40% एक्स्ट्रा, जिससे क्या होता है प्रमोशंस होता है और कस्टमर को लगता है जिसमें ज्यादा है इसको खरीद लो, ठीक है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑफ बाय लॉ, लॉ के हिसाब से ही आपको सारे चीज को ध्यान देना पड़ेगा, क्या उसमें कोई पॉइजनस वाली चीज मिला हुआ तो नहीं है, क्या वो एक वेज है या नॉन वेज है, ये भी बात ध्यान रखना पड़ता है। प्राइजिंग, प्राइजिंग का फिक्स करना बहुत जरूरी है, जो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग यूजिंग द प्रोडक्ट, प्राइस may be therefore be defined as the amount of money paid by the buyers, तो प्राइस का लिखना बहुत जरूरी है। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बच्चा, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मतलब जितना अगर उसमें लिखा हुआ रहेगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एम अगर बात करें अगर लिखा हुआ रहेगा MRP, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर उसमें लिखा हुआ 30 रुपीज, तो 30 रुपीज से ज्यादा दुकानदार नहीं बेच सकता है। अगर MRP लिखा हुआ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका फुल फॉर्म होता है, अगर 30 रुपया लिखा हुआ है तो 30 रुपया से ज्यादा में वो नहीं बेच सकता, अगर वो बेचेगा तो आप कंप्लेन करो, ठीक है ना, कंज्यूमर राइट्स के तहत उसको जो है ना सजा मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से बात करें, प्राइस कवर्स ऑल द कॉस्ट एंड एम टू अर्न फेयर रिटर्न ओवर द एबव कॉस्ट, जो फेयर चार्ज होगा, फेयर प्राइसिंग होगा, उसको फिक्स करना बहुत जरूरी होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है। Utility and demand, utility of providing by the product and the demand for the product set the upper limit of price that buyer would be willing to pay for product. Buyers would be ready to pay till the point where the utility of the demand is more than equal to the utility of derived from it. Law of demand state that consumers purchase more at lesser price. प्राइस आपको वैसा फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, डिमांड कैसे बढ़ेगा, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, अगर प्राइस आपके प्रोडक्ट का कम है तो आपका डिमांड बढ़ेगा, तो वैसे भी प्राइस उसी तरीके से फिक्स करना चाहिए। ए डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर्म कैन फिक्स हायर प्राइस, हमेशा ध्यान रखना, इफ डिमांड बोला गया यहाँ पे, अगर डिमांड अगर बोला गया इन इलास्टिक होगा तो फॉर्म जो होगा, जो कंपनियां होगा, वो प्राइस को हमेशा हाई लेवल पे जाके फिक्स करता है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट में कैसे आ सकते हैं, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड देयर एंटीसिपेटेड एक्शन नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर द फिक्सिंग प्राइस, तो आपको कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ेगा, जो मेरे अगल बगल उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा हुआ है, तभी अपने प्रोडक्ट का जो है ना प्राइस को फिक्स करना होगा। गवर्नमेंट के पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाया उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट का जो है ना प्राइस फिक्स करना होगा। अब ये नहीं इसको बनाने में 200 रुपये लगा, अब इसको मैं 5 लाख में बेचना चाहूंगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है वो आपको देखना पड़ेगा। मार्केटिंग मेथड क्या हो सकता है, तो बोला कि प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज आल्सो अफेक्टेड बाय अदर्स एलिमेंट्स मार्केटिंग सच एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स, टाइप ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये अगर आपको मार्केटिंग करना है बच्चों, तो क्या बोला गया है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होना चाहिए, प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, ठीक है ना, फैसिलिटी होना चाहिए, कैसा फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी होना चाहिए, तभी तो आपका मार्केटिंग हो सकता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने समझ रखा है जो अलग अलग तरीके से इसका हम ऑर्डर, जैसे क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या बता सकता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, वेयर हाउस को मैनेज करना, ये सब जो है ना बच्चा आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में बहुत हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल की बात करें, शॉर्टिंग, मिडिलमैन बोला गया यहाँ पे procure supply of goods from the variety of sources which is often not the same features. Accumulations की अगर बात करें, accumulation of goods into larger homogeneous stock which help in maintaining continuous flow of supply. होमोजेनियस मतलब अगर एक तरीके से अगर मान लीजिए प्रोडक्ट अगर स्टॉक में रखा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ रहता है, स्टॉक में प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एलोकेशंस बोला गया, ब्रेकिंग होमोजेनियस स्टॉक इनटू स्मॉलर मार्केटेबल लॉट्स में होना चाहिए,
शॉर्टिंग होना चाहिए, शॉर्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर रीसेल के लिए भी होना चाहिए। शॉर्टमेंट कहीं पे अगर गड़बड़ सर्वर हो जाता है, यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट की अगर बातें चले तो हम शॉर्टमेंट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्रमोशंस की बातें कर सकते हैं, नेगोशिएशंस वाला होना चाहिए बातें, ठीक है, रिस्क टेकिंग की बातें होता है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बातें करें तो देखो यहाँ पे ये मैंने बात बोल चुका हूं, यहाँ पे किस तरीके से डायरेक्ट चैनल क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर भी को हम दे सकते हैं प्रोडक्ट जिसको इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं। वन लेवल ऑफ चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, फिर कस्टमर के पास आएगा। टू लेवल चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर के पास पहुंचेगा। और थ्री लेवल क्या है, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, फिर रिटेलर और कस्टमर। यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अभी इसको लेकर ये तो मैन्युफैक्चरर हुआ ना, ये तो मैन्युफैक्चरर हुआ, यहाँ पे बीच में ये हुआ इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये अगर मैन्युफैक्चरिंग किए रिटेलर को बेचे, रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। तो ऐसे ये फ्लो जो चार्ट दिख रहा है बच्चा, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो टाइप्स ऑफ चैनल को लिखने के लिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया। इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, 3 लेवल हुआ, 2 लेवल हुआ, ये सब की बातें आपको कोई दिक्कत है नहीं, वही बातें हैं सारे चीज। प्रमोशन, तो प्रमोशन भी आपको अच्छे तरीके से मालूम है, जो कि एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि कस्टमर तक है ना उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को पहुंचाने का काम करता है। प्रमोशन मिक्स भी मैंने बता दिया था क्या होता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी अगर आता है तो उसको बोलते हैं प्रमोशन मिक्स कहते हैं। एडवर्टाइजिंग भी अगर बातें करें तो आपको मैंने बता दिया एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एंड आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स कैन बी डिफाइंड एडवर्टाइजिंग पेड फ्रॉम नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या आइडिया। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइजमेंट जब कराते हो, या तो स्पॉन्सरशिप के द्वारा, कम्युनिकेशंस के द्वारा, पर्सनल सेलिंग के द्वारा, या तो आप कह सकते हैं जन मार्केटर के द्वारा, मैगजीन्स हुआ, न्यूज़पेपर्स हुआ, टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, या कॉमन मीडिया जो भी है उसके द्वारा आप क्या कराते हो, एडवर्टाइजमेंट कराते हो उस प्रोडक्ट का, ठीक है बच्चा। यहाँ पे मेरिट और डिमेरिट दिया गया, अगर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो इससे आपको फायदा ही फायदा होता है। अब बोला कि ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, कौन कौन सी जो ऑब्जेक्शन लग सकता है, एड टू कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग अननेसेसरली एड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इज पास ऑन टू द बायर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाए, उसको हमने एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट होगा उसी में हम लोग ऐड करेंगे। जैसे अब इसको 200 मैंने अगर बोला, इसमें एडवर्टाइजमेंट भी कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कराने में जो पैसा लगा होगा मैं इस पे लगा दिया, इंक्लूड कर दिया, तब इसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सब चीज का खर्चा जो होगा कौन पे करेगा, तो कस्टमर। तो कस्टमर जो है ना अल्टीमेट अगर कहें तो सारे रुपया वह सारे प्राइस जितना भी लिखा हुआ है वो पे करेगा, जितना इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ है। फिर बोला यहाँ पे अंडरमाइंस सोशल वैल्यू, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। कंफ्यूजेस द बायर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप एडवर्टाइजिंग कराते हो तो। इनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। सम एडवर्टाइजमेंट आर बैड टेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 5 बातें अगर गड़बड़ हो गया एडवर्टाइजमेंट में तो आपका ब्रांडिंग, आपका मार्केटिंग खराब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ना करें जो कि कस्टमर के ऊपर जो है खर्चा हाई प्राइस पे उसको मिले। सोशल वैल्यू को ध्यान रखना है, बायर्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनकरेज जो है इंफीरियर प्रोडक्ट है ना मार्केट में नहीं आना चाहिए, या समाज को या पब्लिक को नहीं मिलना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट है कभी कभी बैड टेस्ट या मिसलीडिंग भी करता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है बच्चा। अब बोला यहाँ पे पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग बोला यहाँ पे पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कंटेनिंग prospective buyers of product personally that by getting involved in the face of to face। जहां पे फेस टू फेस अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को अगर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। फिर बोला कि इसके फीचर्स क्या है, तो पर्सनल बोला कि कॉन्टैक्ट इज एस्टेब्लिश अंडर पर्सनल सेलिंग में आएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विच आर इंपोर्टेंट इन मेकिंग सेल
ऑरल कन्वर्सेशन हो सकता है, क्विक सोल्यूशन ऑफ क्वेरीज हो सकता है। इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग का फीचर्स। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। जब पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जहां पे फेस टू फेस बात किया जाएगा या फेस टू फेस जो है ना कोई भी चीज का डील होगा, तुरंत जो है ना कोई भी अगर क्वेरी है, क्वेश्चंस है, उसको सॉल्यूशंस मिलेगा, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। डिमेरिट भी है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पहले तो मेरिट लिखा हुआ है, ये तो हुआ फीचर्स। बोला कि मेरिट ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, डायरेक्ट फीडबैक तुरंत मिल जाता है, मिनिमम वेस्टेज होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज को आप बेचने के लिए अगर जाते हो तुरंत फेस टू फेस, तो वहां पे आपको सारा जवाब मिल जाएगा। इंपोर्टेंस बोला कि किस बिजनेस में ये पर्सनल सेलिंग की बातें कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होता है, कंज्यूमर अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है, लास्टिंग रिलेशनशिप होता है, पर्सनल रैपोर्ट होता है, रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, लिंक विद कस्टमर अच्छा बना हुआ रहता है। इंपोर्टेंस क्या है, हेल्प इन आइडेंटिफाइड नीड्स, लेटेस्ट मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एक्सपर्ट का एडवाइस मिलता है, इंड्यूस कस्टमर मिलता है। इंपोर्टेंस और टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड। मतलब ये हुआ पर्सनल सेलिंग। अगर कोई भी प्रोडक्ट को आप पर्सनली अगर मार्केट में लेके बेचते हो, उससे बहुत ज्यादा ही मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है। सेल्स प्रमोशंस बोला गया, सेल्स प्रमोशन refers to short term incentive other promotional activities that seek to the simultaneously stimulate interest in the purchasing a product। प्रमोशंस अगर कराएंगे बच्चा तो भैया सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का परचेजिंग पावर कस्टमर के द्वारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरिट ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या होता है, अटेंशन वैल्यू ज्यादा मिलते हैं, अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पीपल थ्रू द यूजेज ऑफ इंसेंटिव हो गया। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट की बातें करें, सेल्स प्रमोशन टूल्स इंड्यूस पीपल टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर रेगुलर बाइंग बिहेवियर एंड ट्राई टू न्यू प्रोडक्ट। अगर इसका सिनर्जी का देखें, प्रमोशन एफर्ट्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही मिलेगा। लिमिटेशन भी, लिमिटेशन मतलब क्या, डिसएडवांटेज बोला कि रिफ्लेक्ट क्राइसिस भी हो सकता है ना। अगर सेल्स प्रमोशंस की अगर बातें करें, स्पॉइल भी खराब हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा लेकर उसको प्रमोशन के लिए चल दी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, खराब भी हो सकता है। कॉमनली यूज बोला कि सेल्स प्रमोशन कहां कहां होना चाहिए, बोला कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट एज गिफ्ट अलोंग विद परचेज या प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट आप प्रमोशन करा रहे हो, सेल्स प्रमोशन, तो बोलो एक पे एक फ्री है या इसके जगह पे ये भी आप ले सकते हो। डिस्काउंट दे दो, इंस्टेंट जो है ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट दे दो उसको। अगर आप सेल्स प्रमोशन सेल्स करना चाहते हो, खासकर एमएलएम में होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, अगर कोई चीज को अगर बेचना है तो उस पे जो है ना आप गिफ्ट दे दो, ऑफर दे दो, रिबेट दे दो, डिस्काउंट दे दो, मिल जाएगा तो अपने आप बिकेगा। लकी ड्रॉ दे सकते हो, जो लकी ड्रॉ ड्रॉ होगा, जो मिलेगा उसको जो है ना बेनिफिट होगा। यूजेबल बेनिफिट दे सकते हो, फुल फाइनेंस पे कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, कॉन्टेक्स्ट करवा दो, क्वांटिटी गिफ्ट दे दो, रिफंड्स की बात ध्यान में रखो, डिस्काउंट दो, सैंपलिंग दो। ठीक है, सैंपल मतलब कोई भी प्रोडक्ट को जो है ना अगर बेचने से पहले उसको अगर सैंपल अगर आप दिखा देते हो, सैंपलिंग करा देते हो, तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू बेचने के हिसाब से सेलिंग जो होगा वो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, अब है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के लिए अगर बात करें तो बोला कि पब्लिसिटी जनरली टेक प्लेस व्हेन फेवरेबल न्यूज प्रेजेंटेड इन द मास मीडिया अबाउट प्रोडक्ट या सर्विसेज। पब्लिसिटी कहां पे होगा, जहां पे मास मीडिया होगा। मास मीडिया का मतलब क्या, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, हर एक जगह पे आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरे तरीके से छप जाएगा। ठीक है ना, जगह ले लेगा या आपके प्रोडक्ट के जो फेवर में बात अगर कहेगा तो आप कह सकते हो पब्लिसिटी हो रहा है। सो इफ मैन्युफैक्चरर अचीव ब्रेक थ्रू बाय डेवलपिंग अ कार, जैसे खासकर पब्लिसिटी है ना कार या महंगे महंगे जो है ना प्रोडक्ट का ही होता है पब्लिसिटी। इंजन एंड ऑफ दिस न्यूज ऑफ कवर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज। फीचर ऑफ पब्लिसिटी क्या होता है, बोला कि पब्लिसिटी इज अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस होता है, नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होता है। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस बहुत ज्यादा बनता है। पब्लिक रिलेशंस बोला कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टैक्टिक्स एंड यूजुअली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्स इन द होप ऑफ गेनिंग फेवर कवरेज होता है। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स बोला कि मिक्स ऑफ प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विसेज, इवेंट एंड प्रमोटिंग ओवरऑल ब्रांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एन ऑनगोइंग एक्ट। ये सब फायदा होता है। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस की बात करें,
प्रेस रिलेशन, प्रेस के द्वारा आप पब्लिसिटी करवा सकते हो, मीडिया बुला लो, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के बारे में बता दो, हो गया पब्लिसिटी। यही तो होता है पब्लिसिटी स्टंट जिसको बोल सकते हैं तरीके से, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में है ना पब्लिसिटी कराने के लिए आपको सेमिनार, एग्जीबिशन, न्यूज कॉन्फ्रेंस करवा दो, हो जाएगा। मैंने अभी पता है ना, न्यूज वाले, मीडिया वाले को बुलाओ, ठीक है, और उसके बाद है ना जो भी बातें आपको बोलना है, तो जैसे ही मीडिया लोग आएंगे तो आप अच्छे तरीके से आपके प्रोडक्ट का पब्लिसिटी हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस करवाओ, ठीक है, जैसे एनुअल रिपोर्ट, न्यूज लेटर्स, ब्राउचर, ये सब अच्छे तरीके से छापो, प्रमोट करवा दो। लेबोइंग बोला गया पे, ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेनेंस कार्डियल रिलेशंस विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर इन द कैरेज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू द बिजनेस एंड द इकोनॉमी, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। काउंसलिंग करवा दो, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस टू डिपार्टमेंट एडवाइस टू द मैनेजमेंट ऑन जनरल इशू विच द अफेक्ट द पब्लिक एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। फिर बोला गया मेंटेनेंस, मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन आल्सो हेल्प अचीविंग फ्लोइंग मार्केटिंग। बोला गया बिल्डिंग अवेयरनेस, मतलब एक संबंध अगर बातें करें अवेयरनेस वाला, जिससे प्रोडक्ट आपको बिकेगा, बिल्डिंग क्रिएटिविटी होना चाहिए, एस्टिमुलेट सेल्स फोर्स होना चाहिए, लोअर प्रमोशन कॉस्ट होना चाहिए, ये सब होना बहुत जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की अगर बातें करें बच्चा, बोला कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इम्पर्सनल फ्रॉम द कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, इनफ्लेक्सिबल होता है, मास रीच होता है, ज्यादा तक पहुंच सकता है, कॉस्ट पर पर्सन रीच इज वेरी लो होता है, कवर द मार्केट इन शॉर्ट टर्म होता है, मेक्स यूज ऑफ मास एंड मीडिया हुआ, लैक डायरेक्ट फीडबैक, यूजफुल इन द क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट, टारगेट मार्केट इज मेनली कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजमेंट अगर कराते हैं तो एडवर्टाइजमेंट का मेन जो काम होता है वो कंज्यूमर्स टारगेट होता है, ताकि हम कंज्यूमर्स तक पहुंच सके, ठीक है। पर्सनल सेलिंग मैंने बता दिया क्या होता है, ये तो हुआ कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, प्रचार प्रसार करवा देना। और एक होता है पर्सनल सेलिंग, जो आपको फेस टू फेस सेलिंग करना होता है, तो पर्सनल सेलिंग बोला गया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, फ्लेक्सिबल होता है, जब जैसा हुआ वहां पे बदल सकते हो, लिमिटेड रीच होता है, लेकिन कॉस्ट पर्सन जो है वेरी हाई हो जाता है, क्योंकि आप हर एक आदमी से मिलके उसको बेचना चाहते हो, तो आपका तो हाई तो होगा ही प्राइस लेवल, ठीक है। एफर्ट्स होगा, टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर मार्केट, मेक्स यूज ऑफ सेल्स स्टाफ, डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक, प्ले इंपॉर्टेंट रोल एट द अवेयरनेस ऑफ स्टेज हुआ, टारगेट मार्केट होता है इंडस्ट्री बायर्स में, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बच्चों आई होप मैंने थोड़ा सा लास्ट में अगर थोड़ा जल्दीबाजी किया, क्योंकि मुझे एक ही दिन में एक ही टाइम में अगर बात करें वन शॉट वीडियो मुझे बनाना था, मैंने आपको ये फुल रिवीजन के हिसाब से मैंने आपको बताया। कितना समझ में आया नहीं समझ में आप मुझे कमेंट में जरूर जवाब देना। मैं चाहता था इस वीडियो को 2 पार्ट में आराम से वीडियो बना के आपको देता, ठीक है, लेकिन क्या एग्जामिनेशन है तो थोड़ा बहुत मैंने आपको फटाफट फुल रिवीजन के हिसाब से बता के दिया, ठीक है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। अगर आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं चाहिए मतलब क्या, आप इस टाइप की वीडियो नहीं चाहिए या आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।